All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started a new chapter of audit and stewardship. हमने अपनी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि लिमिटेड कंपनी एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बिजनेस है जिसकी ओनरशिप जिसके पास होती है उसके पास कंट्रोल नहीं होता, और जो कंट्रोल कर रहा होता है उसकी ओनरशिप नहीं होती। मतलब आसान अल्फाजों में, जिसने पैसे लगाए हुए हैं कंपनी में, ओनर द शेयर होल्डर, वो कंपनी की भागदौड़ नहीं चलाता, वो कंपनी के डे टू डे डिसीजन नहीं लेता। और कंपनी के डे टू डे डिसीजन जो ले रहा होता है उसमें कंपनी ने उसके कंपनी में पैसे नहीं लगे हुए होंगे। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है, द इशू ऑफ whether directors are doing things right। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां आ जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यहां पर आ जाता है कि सर, क्या क्या डायरेक्टर्स सही काम कर रहे हैं? क्या डायरेक्टर्स सही रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या कहीं कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा? क्या कंपनी में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा? क्या कंपनी में कहीं कोई मिसहैप तो नहीं हो रहा? क्योंकि शेयर होल्डर ने तो पैसे लगा दिए हैं और उन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया है, और डायरेक्टर चला रहे हैं कंपनी को। शेयर होल्डर हैज अ बिलीफ ऑन डायरेक्टर्स कि ये स्टीवर्ड्स हैं, हमारे पैसों की रखवाली हिफाजत करेंगे, हमारे पैसों को मैनेज करेंगे। शेयर होल्डर्स हैव दिस बिलीव ऑन डायरेक्टर्स। लेकिन सवाल यह आ जाता है, क्या डायरेक्टर्स ये काम कर रहे हैं? अब सर, ये कैसे पता चलेगा? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को क्रॉस चेक करने के लिए, फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंसेस को, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करने के लिए शेयर होल्डर्स नॉमिनेट करते हैं ऑडिटर्स को। यहां ऑडिटर का रूल आता है, ऑडिटर का रोल आता है यहां पे। अच्छा, अब यहां पे सवाल यह आ जाता है कि सर, ऑडिटर्स कौन होते हैं? फोकस कीजिएगा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। सर, हु आर ऑडिटर्स, ये ऑडिटर्स कौन है? तो ऑडिटर्स कौन है, अंडरस्टैंड करते हैं। हु आर ऑडिटर्स, के ये ऑडिटर्स कौन है? हु रिव्यू, हु रिव्यूज एंड क्रॉस चेक कंपनीज फाइनेंशियल statements and financial policies and system। तो सर, ऑडिटर्स वो लोग होते हैं, या वो बंदा होता है ऑडिटर, या वो लोग हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है ऑडिटर। वो लोग हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करेंगे। ये वो लोग हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम को रिव्यू करेंगे। ये वो लोग हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसीज को, फाइनेंशियल सिस्टम को रिव्यू करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी सही है, डाउटफुल डेट सही लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है वही हुआ है, जो हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया गया है या नहीं। सारी चीजें एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे। अब यहां पे बड़े सवाल आते हैं, बड़े सवाल आ जाते हैं स्टूडेंट्स के
कि सर ये ऑडिटर क्या मैजिशियन होते हैं, इनके पास सामने कैसे आ जाएगा अगर किसी को छुपाना है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग कोई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी चाहिए थी लेकिन नहीं दिखाई, लेकिन असल में हुई है, तो ये ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? दूसरा, सर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई है लेकिन वो असल में हो ही नहीं है, तो नहीं दिखानी चाहिए थी लेकिन दिखा दी गई है, तो ये ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? ऑडिटर क्या कोई मैजिशियन है? थोड़ी देर में यू वुड बी रियलाइजिंग दिस थिंग कि मैजिशियन कुछ भी नहीं है ऑडिटर के सामने। मैजिशियन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडिटर। थोड़ी देर में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ऑडिटर दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के ऑडिटर्स होते हैं आपके सामने। इसकी जो है वो वर्किंग करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। सर ऑडिटर्स जो हैं, ऑडिटर्स वो दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। फोकस रखिएगा, यहां पे लिखने जा रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। दो टाइप के ऑडिटर्स होते हैं हमारे पास। पहले होते हैं इंटरनल ऑडिटर और दूसरे होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो सर ऑडिटर्स दो टाइप के होते हैं। ऑडिटर्स होते कौन है? जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसीज को, जो कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम को, तमाम चीजों को रिव्यू करने आए हैं कि कुछ कुछ यहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई फाइनेंशियल लैप्स तो नहीं है। चलो फ्रॉड नहीं हो रहा लेकिन फाइनेंशियल एरर्स तो नहीं है, क्या इनका फाइनेंशियल सिस्टम ठीक है? वो रिव्यू करेंगे तमाम चीजों को, पॉलिसीज को। क्या यार इनके डायरेक्टर से जो पॉलिसीज बनाई है वो सही हैं, वो रिलायबल हैं, वो ट्रू एंड फेयर हैं, वो एक्यूरेट हैं? तो उस चीज को वो क्रॉस चेक करते हैं। तो ऑडिटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। सवाल ये आ जाता है कि सर ये इंटरनल ऑडिटर कौन है? हु इज दिस इंटरनल ऑडिटर? तो इंटरनल ऑडिटर जो है ना, वो कंपनीज कंपनीज इंटरनल एम्प्लॉय ऑन पेरोल, कंपनी के पेरोल पर होता है, जिसे डायरेक्टर ने अपॉइंट किया होता है। हमने लास्ट क्लास में डायरेक्टर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज में ये पढ़ा था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो सर ये जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है ना, ये इंटरनल ऑडिटर है, ये इंटरनल ऑडिटर है। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है ये इंटरनल ऑडिटर है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिटर कंपनी के पेरोल पर होता है, कंपनी ने उसे अपॉइंट किया होता है, डायरेक्टर ने अपॉइंट किया होता है। इसका काम भी यही है, सेम, कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना, कंपनी के एरर्स को, फ्रॉड्स को क्रॉस चेक करना, एरर्स पिक करना, एरर्स आइडेंटिफाई करना। कहीं ट्रायल बैलेंस पे डिफरेंस आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, तो उन्हें एरर्स को ढूंढना और उनको रिव्यू करना, क्रॉस चेक करना, मॉनिटर करना, ये ऑडिटर का काम होता है। अब अंडरस्टैंड करना, इंटरनल ऑडिटर कंपनी के अपने पेरोल पर होता है और डायरेक्टर के अंडर आता है, डायरेक्टर के अंडर आता है। इसका मतलब यह है कि इस ऑडिटर के ऊपर भी डायरेक्टर का कमांड एंड कंट्रोल होता है। अब यहां पर शेयर होल्डर्स को एक डाउट आ सकता है, आ सकता है कि कहीं ये ऑडिटर डायरेक्टर के साथ तो नहीं मिला हुआ? व्हाट इफ ये ऑडिटर भी मिला हुआ?
हमारे पास रिपोर्ट तो आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गई। हमें कैसे भरोसा कि ये ऑडिटर सही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? मतलब जो दिखाया जा रहा है वो हुआ है, और जो हुआ है वो दिखाया गया है। इसके बीच एक क्वेश्चन मार्क है। जो दिखाया जा रहा है वो हुआ है, और जो हुआ है वो दिखाया जा रहा है। इसके बीच एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा है या नहीं। और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की आती है, लेकिन ये ऑडिटर तो खुद कंपनी के का वर्कर है जिसे डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हुआ है। अब अगर ये ऑनेस्ट नहीं है, या ये ऑडिटर भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर है, क्योंकि उसे भी पता है कि डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट किया है, तो डायरेक्टर की पावर तो है, डायरेक्टर पावरफुल है। अगर डायरेक्टर गलत है, करप्ट है, तो शायद ये ऑडिटर भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। अब ना हो या हो, ऑडिटर मिला हुआ हो या ना मिला हुआ हो, ऑडिटर इन उसके डायरेक्टर के अंडर इन्फ्लुएंस हो या ना हो, शेयर होल्डर्स को एक डाउट मौजूद है। उस सूरत में, उस पोजीशन में, उस मोमेंट में शेयर होल्डर्स कैन गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सवाल ये आ जाता है कि सर ये लोग कौन है? हु आर दीज आउटसाइडर्स? दे आर आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, जिन्हें हम प्रोजेक्ट देते हैं। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं ये, कि हमारी कंपनी का, फला कंपनी का ऑडिट करना है, फला कंपनी का आपने ऑडिट करना है। आप आउटसाइडर, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हो। जिस कंपनी का ऑडिट करने आए हो आप उसका पार्ट नहीं हो, आप आउटसाइडर हो, थर्ड पार्टी हो। आपने ऑडिट करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये चंद हफ्तों का भी हो सकता है और चंद महीनों का भी हो सकता है। सालों तक नहीं जाता ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सटर्नल ऑडिट, सालों तक नहीं जाता। चंद हफ्तों का हो सकता है या चंद महीनों का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी एंड द नंबर्स। नंबर्स और वैल्यूज पे डिपेंड करता है, कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब इसकी सबसे जबरदस्त एक एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय cousin, and one at one time my student as well. He is one of the top-notch auditor uh, right now in working in UK. अभी एक प्रोजेक्ट पे मियामी गया हुआ है, लेकिन वो यूके में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो केपीएमजी में, शायद वो केपीएमजी में है या फर्ग्यूसन में है। इफ आई आई विल बी मिस अंडरस्टूड, लेकिन वो केपीएमजी या फर्ग्यूसन में से किसी एक में है। और ऑडिट के लिए वो अलग अलग कंट्रीज में होता है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑडिटर है वो केपीएमजी या फर्ग्यूसन के क्लाइंट्स के जो भी ऑर्डर आते होंगे वो उधर जाता होगा। और वो एक ऑडिटर नहीं है, टीम ऑफ ऑडिटर्स है। उनका काम, अब यहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर से शेयर होल्डर्स को एक ये सुकून हो जाता है, एक इत्मीनान हो जाता है कि यार ये डायरेक्टर के अंडर नहीं आ रहे, ये तो थर्ड पार्टी है, तो ये इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर और बाय मॉनेटरी प्रेशर, इफ नॉट दोज देन थ्रेट्स। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर may also be brought under influence। यार आप सही रिपोर्ट नहीं करोगे या जो भी है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर का भी काम यह है कि वो आके पूरे सिस्टम को, बिजनेस को रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा, पूरे सिस्टम को असेस करेगा। अब सवाल यह है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर ये एक दफा जब पूरे सिस्टम को रिव्यू कर लेते हैं, जब तमाम
क्रॉस चेक कर लिए इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल सिस्टम को, फाइनेंशियल पॉलिसीज को। अच्छा, वो करते कैसे हैं, क्या एबिलिटीज हैं, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सवाल ये कि ये रिपो ये जब एक दफा रिव्यू कर लेते हैं तो ये करते क्या है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा भैया। चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, पूरे सिस्टम को रिव्यू करने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। और ये अगर इनको लगता है, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि एक इंटरनल पार्ट है और एक इंटरनल पार्ट नहीं है। एक बिजनेस का अपना एम्प्लॉय है, बिजनेस से हर महीने पैसे ले रहा है। एक बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के पैसे ले रहा है। दोनों का काम एक ही है, रिव्यू बनाकर रिपोर्ट प्रेजेंट करना। रिपोर्ट, अगर इनको लगता है कि डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है और गलती हो गई है या डेलिबरेट नहीं है, इट्स टोटली एन अकाउंटिंग एरर या जो भी एरर, कुछ सिस्टम में एरर है, कोई फ्लॉ है, और डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ये रिपोर्ट पे डायरेक्टर्स को ही सबमिट कर देते हैं डायरेक्टली। मतलब दे डोंट रिंग अ बेल टू द शेयर होल्डर्स। वो फिर शेयर होल्डर्स तक ये रिपोर्ट लेके नहीं पहुंचते, वो डायरेक्ट दे जस्ट कंसर्न द डायरेक्टर्स और सबमिट देयर रिपोर्ट टू द डायरेक्टर्स। और उनको बता देते हैं, रिपोर्ट में वैसे तो लिखा हुआ होता है और डायरेक्टर माशाल्लाह पढ़ना जानता होगा, लेकिन उनको बता दिया जाता है कि हमें ये चीजों में प्रॉब्लम नजर आई और इन चीजों में ये एरियाज ऑफ करेक्शन है, तो इन पे काम किया जाए और इनको इम्प्रूव किया जाए, ये हमारी रिपोर्ट है। बट इफ दे फाइंड समथिंग फिशी, and if they find directors involved in something fishy and things are not what it appears to be, अब ये दो काम करेंगे, दो काम इनके ज़िम्मे, और एक और काम आ जाएगा। पहले तो ये डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे जिन पे इन्हें डाउट है। यहां पर इनकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट, साइकोलॉजिकल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जिसको हम कहते हैं, एक और वर्ड भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहां पर ऑडिटर्स की सामने आएगी। इनको अगर लगता है कि डायरेक्टर्स गिल्टी हैं, दे आर इन्वॉल्व इन समथिंग फिशी ओवर हेयर, और ये हैं इन्वॉल्व हैं, और शेयर होल्डर्स को इन्होंने छुपा के रखा हुआ है या नहीं बता रहे, जो भी मसले मसाइल हैं, ये इन्वॉल्व लग रहे हैं, तो वो पहले तो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे इस चीज का। और यहां उनकी साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल इमोशनल इंटेलिजेंस सामने आएगी। दे विल असेस द बिहेवियर, द रिस्पॉन्स, द फीडबैक फ्रॉम द डायरेक्टर्स, ऑफ द डायरेक्टर्स, के वो देखेंगे कि अब हमने उसी बंदे को रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे गलत हो रहा है और ये चीज है, और हमें लगता है वो इन्वॉल्व है, तो जिस जो इन्वॉल्व है उसी को रिपोर्ट कर दे, तो आओ जरा उसका रिएक्शन देखते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, रिएक्शन असेस करना, एनालाइज करना, लेकिन बाद में हम अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट, उनको ये ट्रेन किया जाता है इस तरीके से, दे आर ट्रेन्ड इन सच अ वे। If they are not satisfied with the response and if they found something again, कि यार ये हाँ जैसा रिस्पॉन्स था और डायरेक्टर तो इन्वॉल्व लग रहा है, नाउ दे विल रिपोर्ट इट टू शेयर होल्डर्स। नाउ दे विल रिपोर्ट इट टू शेयर होल्डर्स कि भैया ये कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है, और यू बेटर चेक दिस, यू बेटर चेक दिस। तो रिपोर्ट जो बनती है ना, वो दो टाइप की रिपोर्ट्स बनती हैं। ऑडिटर की तरफ से दो टाइप की रिपोर्ट आती हैं। नाम पहले लिख देता हूं, फिर पूछूंगा आप लोगों से कि क्या लगता है ये रिपोर्ट क्या होगी। पहले नाम लिख देता हूं, फोकस कीजिएगा, हमजा, मुतीब, साद,
साइद, शायान, फोकस कीजिएगा। सर जो ये रिपोर्ट आती है, ये दो टाइप की रिपोर्ट आती है। एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, और दूसरी होती है नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या लगता है गाइस? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होगी और ये नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होगी? व्हाट डज इट मीन? क्या लगता है, क्या क्या होगी क्वालिफाइड रिपोर्ट और क्या होगी नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट? तो सर ये लिखा हुआ है क्वालिफाइड रिपोर्ट, नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जैसा नाम लिखा हुआ है ना, जैसा नाम लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है ये बात? ना, इसके नाम पे नहीं जाइएगा, इसके नाम से धोखा मत खाइएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे शायान और हमजा ने लिखा कि सर क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब अच्छी होगी, बिल्कुल गलत। उल्टा कर दो, उल्टा। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है, क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है विच क्वालिफाइज फॉर एरर्स। मतलब जिनमें एरर्स हैं, जिनमें मसले मसाइल हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम है, जिसमें कोई कंफ्यूज सिस्टम एरर है, उसको हम कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन क्वालिफाइड, विच क्वालिफाइज फॉर एरर्स, ये विच कंटेन एरर्स। जिस रिपोर्ट में एरर्स हैं, जिस रिपोर्ट में सिस्टम के एरर्स हैं, फाइनेंशियल एरर है, कोई फ्रॉड है, उसे हम कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। या आई नो, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मुझे पता था कि आप इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे, बल्कि सही जवाब दे सकेंगे। नॉन क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है विच डज नॉट क्वालिफाई फॉर एरर्स। मतलब सर ये एरर फ्री है, इसमें एरर नहीं है। ये है हमजा और शायान, ये है साफ सुथरी रिपोर्ट। कंपनी ने कोई घपला नहीं किया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। शेयर होल्डर्स बिंदास रहें, सुकून रहें, इत्मीनान में रहें, भरोसे में रहें, खुश रहें। कंपनी बिल्कुल सेट चल रही है, कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है, कोई पॉलिसी एरर नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। सब ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ग्रे नहीं है। नॉन क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यह आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इन सब चीजों के बीच अभी भी एक बात रह गई है कि सर ये ऑडिटर्स क्या जादू की छड़ी है, इनके पास मैजिशियन है? और खास तौर पे एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कंपनी का पार्ट भी नहीं है। चलो इंटरनल ऑडिटर तो कंपनी का पार्ट है ना, उसके सामने कंपनी है। कंपनी तो, वो तो कंपनी को थ्रू आउट देख रहा है, वो कंपनी को थ्रू आउट देख रहा है। कंपनी का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, एम्प्लॉय है, उसे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन सर व्हाट अबाउट ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है? ये सर ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, ये तो प्रोजेक्ट पर आ रहा है। जैसे माय कजन हैज गॉन टू मियामी फॉर अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑडिट। तो वो सारा साल उस कंपनी का पार्ट थोड़ी होता है, वो तो अभी गया है वहां पे। अब सवाल ये है कि सर उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ सिस्टम सही है नहीं है, इश्यूज है नहीं है? हाँ अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये वर्ड लास्ट टाइम बताया था, राइट? राइट, ये वर्ड लास्ट टाइम बताया था। आपको मैं बताऊं, ऑडिटर्स आर वेरी शार्प। मतलब ऑडिटर बनना आसान काम थोड़ी है। नहीं भाई। एक तो, एक तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पहले मुश्किल काम है। पहले एक तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही मुश्किल काम है, और उसमें भी ऑडिटर की स्पेशलाइजेशन करना वो तो और भी मुश्किल काम है। अगर इतना ही आसान हो तो हर कोई ऑडिटर बन जाए। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि अगर ये इतना ही आसान हो तो हर कोई ऑडिटर बन जाए। लेकिन हर कोई ऑडिटर
नहीं बन पाता। ऑडिटर बनने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, इफ यू अगर आपके कोई जान पहचान में, करीब में, कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में ऑडिटर हो, तो आप कभी बैठिएगा एंड यू विल फील द द इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। वो आप फील करोगे कि यार ये बंदा अलग है यार, ये बंदा डिफरेंट है। मेरे को बड़ा डर लगता है भाई ऑडिटर से। ये पता नहीं क्या, ये क्या 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 उगलवा लें, क्या क्या निकलवा लें। दे आर वेरी शार्प, बहुत बहुत जालिम ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत जालिम। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, वेरी शार्प। यूएस, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऑडिटर के लिए सीए जरूरी नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन एक उसकी सीए में एक स्पेशलाइजेशन में हमें ऑडिटर में ऑडिट मिल जाता है। बहरहाल, इस पे फिर कभी बात करेंगे लेटर ऑन। आज अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, ऑडिट में जो ऑडिटर होता है, वो उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है, या ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इतने जबरदस्त ट्रेंड हो जाते हैं कि दे बिकम वेरी शार्प ऑब्जर्वर। बहुत शार्प ऑब्जर्वर होते हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल दैट मीटिंग विद माय कजन। वो 2019 में आया था कराची, और आ, ए- आया और मुझे मैसेज किया था कि सर वांना मीट यू। तो मैंने कहा डन हो गया भाई, कहाँ क्या सेटअप है, बैठते हैं, चलो आ जाओ। एंड आई सॉ द डिफरेंस इन दैट पर्सन। तो मेरा कजन भी और मेरा स्टूडेंट भी, एक तो कजन फिर स्टूडेंट भी, और सर कहता है तो। लेकिन जब वो 2019 में आया था और वो मैं बैठा था उसके साथ मीटिंग पे, डिस्कशन पे, और मैं देख रहा था कि भाई उसकी, उसका आंखें, उसका दिमाग जो है वो दुनिया के हर चीज पे चल रहा था, मेरे हमारे सराउंडिंग में। और उसने मेरी एक एक बात को ऐसा थॉरोली स्कैन किया है। उसके एटीट्यूड से, उसकी ऑब्जर्वेशन से ये चीज नजर आ रही थी उसके फेस से, कि हमारा समाना यहाँ आपकी एक एक बात को स्कैन किया जा रहा है। वो ऑडिट वाला दिमाग ही चल रहा था उसका। वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाते हैं। मतलब ऑडिटर्स को तो यूएस स्लैंग में बाकायदा बड़ा फेमस वर्ड दिया जाता है, स्निफर्स। स्निफर्स आर हेयर, ऑडिटर्स आर हेयर, मतलब स्निफर्स आर हेयर। अब आपको भी पता है हु स्निफ्स। अब ये बात आपको भी पता है दैट हु स्निफ्स। तो मतलब ऑडिटर्स को स्निफर्स कहा जा रहा है, तो किस लेवल के लोग होते होंगे ये। मतलब अगर आसानी से समझा सकूं कि ऑडिटर क्या होता है, सर ये रहा कपड़ा, इस पे लगी हुई है कुछ मट्टी। तो इस कपड़े को अज्यूम करो कि ये कपड़ा है लिमिटेड कंपनी, और इस पे जो मट्टी है, गंद है, गर्दो गुबार है, वो है फाइनेंशियल, फाइनेंसेस, सिस्टम, पॉलिसीज। अगर मैं इसको झटक दूं सही से, तो सर गर्द गुबार एक तरफ होगी और ये कपड़ा एक तरफ होगा। ऑडिटर कुछ यही हाल करते हैं कि कंपनी को ऐसा झटक देंगे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि कंपनी साइड में और उनके सामने सारा फाइनेंस सिस्टम, सब कुछ सामने मौजूद है। फिर कहेंगे आओ जरा इसमें से ढूंढते हैं। तो आपने, जैसे वो सोनी पे बड़ा मशहूर प्रोग्राम आता है सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, राइट। तो ये इनको कहते हैं एफसीआईडी। ये फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं, एफसीआईडी। ये भी बहुत पक्के होते हैं, बहुत पक्के, वेरी शार्प ऑब्जर्वर। ऑडिटर्स आर वेरी शार्प। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे इन्स एंड आउट वो पता करवा लेंगे, पता कर लेंगे, तभी। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव।
ऑडिट कराना इतना आसान नहीं होता सर। ऑडिट बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा, और खास तौर पे एक्सटर्नल ऑडिट तो बहुत महंगा होता है। और कंट्रीज के भी ऑडिट्स होते हैं, कंट्रीज के भी ऑडिट होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तो होते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस के भी ऑडिट होते हैं। जहाँ जहाँ आम आवाम को लगता है, अब जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना कानून, लॉ लॉ है तो लॉ प्रिवेल नहीं करता, लॉ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए सिस्टम नहीं है। तो हमें यहाँ पर है ना ऑडिट करने में और ऑडिट रिवील करने में और ऑडिट की रिपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ये ऑडिटर्स यहाँ पे जो प्राइवेट कॉरपोरेशन और प्राइवेट कंपनी से हट के ऑडिटर्स होते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं ऑडिट करने में। और मतलब सोचो आप ऑडिटर हो और आपको बोल दिया जाए यार पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट करना है। ओ हो, आपको पता नहीं चलेगा आप किस पे हाथ डाल रहे हो। और ऑडिट में आपको खुद नहीं पता होगा मुझे रिवील क्या करना है, करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये एक बड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन जो डेवलप नेशंस हैं सर, वहाँ तो मतलब हमारे यहाँ ना करप्शन, रिश्वत, वेरी अनफॉर्चुनेटली इट्स अ जोक टू अस, इट्स अ जोक टू अस। रिश्वत ले रहा है, मतलब रिश्वत को हमने, करप्शन को हमने मजाक बना के रखा हुआ है। हाँ, रिश्वत को हम मतलब चाय पानी, हाँ चाय पानी, मिठाई, ईदी, हाँ ऐसे नाम दे के रखे हुए हैं कि यार वो मिठाई मांगने आया था, मिठाई दे दो, रिश्वत। अंडा, अंडा जो है वो रोड पे चाय पानी मांग रहा है। और मुस्लिम होके, मुस्लिम्स होके हमने ब्राइब्स को और करप्शन को इतना नॉर्मल बनाया हुआ है, इतना नॉर्मल। कभी डेवलप नेशन में, कभी डेवलप नेशन के किसी किसी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बैठ के सिर्फ इस बारे में डिस्कशन कर लेना, तो यू विल सी इन देयर आईज व्हाट सॉर्ट ऑफ क्राइम इज दिस। वो कहते हैं ये तो इट्स अ डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। आपने इंसानियत खत्म कर दी। ये रिश्वत और करप्शन, वो तो उनको तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि या किस लेवल पे क्या काम हो रहा है, क्या करप्शन है। बहरहाल, तो दुनिया भर में पब्लिक कॉरपोरेशंस और पब्लिक कॉरपोरेशंस के ऊपर जनरल पब्लिक जो है वो करप्शन का मतलब एक्सटर्नल ऑडिट करवा सकती है। दे कैन गो फॉर इट, के भाई इसका ऑडिट कराएं, और मतलब इसका ऑडिट होना चाहिए और रिवील होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम सही है नहीं है, एरर्स तो नहीं है। तो देखो ऑडिटर क्या करता है और ऑडिट कैसे करता है, ऑडिटर की जिम्मेदारियों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और ऑडिट के रोल्स उसमें क्या आ जाता है। तो ये रहे रोल ऑफ ऑडिटर्स। डिटेक्शन ऑफ मटेरियल एरर्स एंड फ्रॉड्स। सबसे पहले तो वो ऑडिटर का काम है कि वो डिटेक्ट करेगा, पकड़ेगा कि कोई मटेरियल एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई स्कैम तो नहीं है। रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल एरर्स एंड फ्रॉड्स, फिर वो उसे रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट का भी बता दिया कि अपनी रिपोर्ट में भी लिखेगा। अगर उसे लगेगा कि डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो वो सीधा सीधा डायरेक्टर को रिपोर्ट कर देगा। अगर उसे लगेगा कि डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो वो रिएक्शन लेकर रिपोर्ट करेगा शेयर होल्डर्स को। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को ऑडिटर रिव्यू करता है, पूरे सिस्टम को, तमाम पॉलिसीज को, कि क्या आईएएस अप्लाई हो रहे हैं, क्या आईएफआरएस अप्लाई हो रहे हैं। जो इवन जहां पे आईएएस डिफाइन नहीं कर रहा चीजों को, जैसे प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, हमारा अगला टॉपिक आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री लॉस। तो बहुत सारे प्रोविजन अकाउंट में मौजूद हैं। तो सर वो उनको रिव्यू करेगा कि क्या डायरेक्टर्स का जो असेसमेंट है वो सही है, क्या डायरेक्टर्स की अप्रोच सही है। फिर वो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को रिस्क के बारे में। अच्छा आप देखो, इस बात को अंडरस्टैंड करना, बहुत सारे लोग ऑडिटर को ऐसे समझते हैं कि दे आर ऑलवेज एंटी मैनेजमेंट और ऑलवेज एंटी डायरेक्टर्स। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। आप ये नहीं समझें, ऑडिटर का हरगिज ये मतलब नहीं है
कि ऑडिटर वुड बी देयर टू डाउन द डायरेक्टर्स और टू डिमीन द डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स ये ना समझे कि ऑडिटर इज हेयर टू डिमीन अस, और वो हमारे अगेंस्ट काम करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। गुड मैनेजमेंट कैन मेक अ वेरी गुड यूज ऑफ ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर शार्प माइंडसेट के साथ है, वेरी शार्प, वेरी एक्यूरेट, वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो आप उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी शार्प स्किल्स को यूज करो कि बताओ भाई कंपनी में क्या प्रॉब्लम, तो वो रिस्क बताएगा मैनेजमेंट को कि यार ये इन जगहों पे ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, इसमें रिस्क मौजूद है। तो मैनेजमेंट को वो खबरदार कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वार्निंग दे सकता है पहले से कि इन चीजों को करेक्ट करें। रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट्स रिएक्शन टू द प्रॉब्लम, ये बात पहले भी बता दी कि ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम बताएगा तो रिव्यू रिस्पॉन्स चेक करेगा कि क्या रिव्यू है, क्या रिस्पॉन्स है। एडवाइजरी रोल टू द मैनेजमेंट, ये भी बता दिया कि मैनेजमेंट कैन मेक वेरी गुड यूज ऑफ ऑडिटर्स, उनको एडवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। मैनेजर ये ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, बाय द वे। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वही वाली बात है कि अगर आपने फोर्सफुली ऑडिटर को इन्फोर्स कर दिया, अंडर इन्फ्लुएंस लिया है, तो फिर वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकेगा जो उसे करनी थी, तो ऑडिटर का फायदा नहीं हुआ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड एंड करप्शन, रिपोर्ट ऑन डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन रिपोर्ट। हाँ, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है क्या डायरेक्टर रिम्यूनरेशन? मैं यहां आपके सामने बता रहा हूं, लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन is the package offered to a director। सिर्फ नहीं नहीं नहीं, यही करेक्ट कराना था साथ, सिर्फ सैलरी नहीं, सिर्फ वेजेस, वेजेस तो होती नहीं है सॉरी डायरेक्टर की, सिर्फ सैलरी नहीं, पूरा पैकेज। सैलरी के अलावा और क्या क्या ऑफर किया जा रहा है? कंपनी हाउस, रेंट, सिक्योरिटी, मेडिकल, कार, अलग अलग सोसाइटीज एंड क्लब्स की मेंबरशिप, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रिप्स, क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, पूरा पैकेज सब कुछ सामने लेकर आए। तो ऑडिटर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन को भी जज करें, एनालाइज करें कि क्या ये बंदा इस काबिल है भी या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये बंदा इस रिम्यूनरेशन के अगेंस्ट कंपनी को काम उस लेवल पे जाके दे रहा है या नहीं दे रहा। तीसरा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से क्या ये रिम्यूनरेशन पैकेज बनता भी है या नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल। पोस्ट मुशर्रफ era is considered as one of the very dark era of पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान में उसमें एक इंटरनल प्रॉब्लम तो थे, एक्सटर्नल इश्यूज भी आ गए थे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी। पूरी दुनिया में एक बड़ा 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 तहलका खेज जो है ना, वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स, और उसका फिर जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में ट्रिगर डाउन हुआ था, तो वो बहुत एबनॉर्मल था, ह्यूज था, हैवी था। एंड पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द वेरी इस ये वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा। ये अब डिपेंड करता है कि यार ये किस तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन वो तो बहुत एबनॉर्मल था, मतलब
वो रियल एस्टेट डाउन हुआ था, टेक्निकली वो रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हुई थी यूएस की। और वो एक बलून था, आर्टिफिशियल बलून, रियल एस्टेट मार्केट का, जो बर्स्ट हुआ था। और कुछ इम्पैक्ट ऐसा आया था कि $2 मिलियन की प्रॉपर्टी कोई 2 लाख में भी खरीदने के लिए रेडी नहीं था। तो दैट दिस वाज द इम्पैक्ट। और वो उसके बाद जो यूएस में डिफॉल्ट केसेस सामने आए और बिजनेसेस बैंकरप्ट हुए, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे, मनी मार्केट पे। उस वक्त डिजिटल करेंसी करेंसी तो थी नहीं, तो उस पे पड़ा, तो इंपोर्ट पे पड़ा। यूएस में एकदम से इंपोर्ट्स क्रैश हो गई लोगों की, क्योंकि वहां पे सेविंग ओरिएंटेशन तो है नहीं। तो डेली डेली का ही रोटेशन है पैसों का, तो वो साइकिल एकदम से रुक गई। तो लोग जो है वो ऐसी हैंड टू माउथ, तो वो डेली की इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सके, तो बिजनेस की रिकवरीज डाउन हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट टूट गया। तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी, वो वो उनके एक्सपोर्ट्स रुक गए। उनके एक्सपोर्ट्स रुके तो उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज में डाउन साइजिंग और अनएम्प्लॉयमेंट करना शुरू कर दी, एंड द होल वर्ल्ड वॉज इन टू इट विद इन नो टाइम। अब वो एरा पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली बोलूं मैं, कि वो जरदारी को मिला। अब एक तो एक्सटर्नल क्राइसिस, वो बहुत गंदा क्राइसिस, फिर उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज। उसी दौर में डॉक्टर शाहिद मसूद को पीटीवी का डायरेक्टर बनाया गया था। पीटीवी का डायरेक्टर बनाया गया था। तो उनकी मेरे ख्याल से 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि एक पीआईएल फाइल हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ के थ्रू। एक ग्रुप ने पीटीवी का ऑडिट करवाने का प्रेशर डलवाया, और फिर जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि पीटीवी लॉस में है और शाहिद मसूद के मजे लगे हुए हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद के। कभी जाके वो रिपोर्ट पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा दुनिया का ऐसा बेनिफिट नहीं है जो उन्हें एज अ पीटीवी डायरेक्टर ना दिया जा रहा था। बट ऑडिट में वही आया ना सामने कि भाई ये ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि इनको ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स और ऐसे ऐसे जो है वो रिम्यूनरेशन में उनके पैकेज में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं। ये कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं? तो सर ये भी ऑडिटर के जिम्मे आता है कि डायरेक्टर के पैकेज को क्रॉस चेक करना, कि क्या डायरेक्टर को सही हिसाब किताब दिया जा रहा है या नहीं। और फिर ऑडिटर की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये आती है, रिकंसाइलिंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट। अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ऑडिटर रिकंसाइल करते हैं चीजों को। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को, इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल। 2015 में मेरा जो है वो लू कॉन्टिनेंट, लू कंपनी जो ये बिस्किट्स बनाती है और अलग अलग स्नैक्स बनाती है, लू का प्रिंस है, टक है, कैंडी है, बेकरी है, बिस्टिक्स है। ये लू कंपनी के प्रोडक्ट्स है ना, राइट? लू का बेकरी, टक बाय लू, प्रिंस बाय लू, गाला गाला बाय लू। तो मेरा इत्तेफाक से लू कंपनी में जाना हुआ एक उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट में। आई वॉज देयर फॉर बाइंग लैपटॉप्स, और वो लैपटॉप्स वहाँ पे ऑक्शन से पहले वाले प्रोसेस में मैं भी एक एक सेटअप लगा के पहुंच गया। ऑक्शन होने से पहले वाले प्रोसेस में मैं आईटी डिपार्टमेंट में था। तो क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर उनका एंड होना था, तो वो पुराने सारे सिस्टम्स को डिस्कार्ड करके नए सिस्टम्स को इंडोर्स करने वाले थे। तो वन ऑफ माय कजन हु वर्कड इन लू कंपनी, तो आईटी डिपार्टमेंट था, तो उसी ने मुझे बिंग किया कि यार यू टोल्ड मी दैट यू वर लुकिंग फॉर फ्यू लैपटॉप्स, तो ये अच्छे हैं, 4-6 महीने पुराने ही हैं और कंपनी अब नए खरीद रही है, तो तुम आ जाओ और मैं इनकी सेटिंग बना दूंगा। ऑक्शन से पहले हम जितने डिस्कार्ड कर सकते हैं हम कर देंगे इंटरनली, जो बचाएंगे उन्हें ऑक्शन करवा देंगे, क्योंकि ऑक्शन में वो पैसे नहीं मिल सकेंगे हमें। ठीक है भाई, मैं पहुंच गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर एंड होने वाला था उनका। तो आईटी डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है ना फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, और वो जो फ्लोर पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की
कि उनके फ्लोर पे जितने ऑफिसेस थे वो सब सी थ्रू ग्लासेस के थ्रू थे। वो वहां पे वॉल्स एज सच नहीं थी। द एंटायर ऑफिस, द ह्यूज ऑफिसेस वर ऑफ सी थ्रू ग्लास कॉरिडोर था पूरा। और आईटी डिपार्टमेंट से सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत नजर आ रहा था चीजें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक बॉलीवुड वाला मूवी वाला सीन चल रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेपर उड़ रहे हैं और फाइनेंस के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अजीब सा हाल हुआ हुआ है। पेपर नीचे गिरे हुए हैं, कोई गिर रहा है, फिसल रहा है, और एक केओस मचा हुआ है, एक फिश मार्केट नहीं होती वैसा। अच्छा, क्योंकि मैं 6-8 लैपटॉप के लिए था, तो वो सब सेटिंग हो रही थी, और कुछ विंडोज अपडेट और सारी चीजें चल रही थी, और डाटा डिलीशन और वो सारी चीजें अपना प्रोसेस था। तो उसको तकरीबन 3-4 घंटे लगने थे, तो मैं आईटी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, बट मैं क्योंकि फाइनेंस का बंदा, मास्टर्स इन फाइनेंस कर रहा था, तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में बड़ा इंटरेस्टेड था मैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है। तो वो हंसने लगा, कह रहा यार इनकी तो बैंड बजी हुई है, और हाल बुरा हुआ हुआ है। इनके रिपोर्ट्स, इनके स्टेटमेंट्स बैलेंस नहीं हो रहे। अच्छा, स्टेटमेंट बैलेंस नहीं हो रहे, ये मैंने लाइफ में पहली दफा अपनी आंखों के सामने रियल वर्ल्ड में देखा। मेरा इससे ज्यादा, मेरा क्योंकि कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे कॉर्पोरेट लेवल का नहीं पता ना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, जो मेरे अपने वेंचर्स है वो हैं। मैंने लाइफ में पहली दफा ये सुना ना, तो मैं तो एकदम से एक्साइटेड हो गए, आईटी डिपार्टमेंट के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच गया, और मैं बहुत क्लोजली गौर से देख रहा हूँ कि यार क्या, यार क्या बात कर रहे हो यार, इनके स्टेटमेंट्स बैलेंस नहीं कर रहे। इसी दौरान जो है वो उनकी सीईओ लिफ्ट ओपन होती है, और वो अ, अपने स्टाफ के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंटर होती हैं, और वो सब वो सारे अकाउंट्स वाले ना इधर उधर भाग रहे हैं ना सीईओ को देख के। तो वो पहुंची और उन्होंने पूछा व्हाट, क्या अपडेट है, व्हाट्स द मैटर, क्या अपडेट है, जो भी है। थोड़ी सी आवाज आ रही थी, तो सुनने में बस मुझे इतना मिला कि मुद्दा ये था कि 18 करोड़ रुपए मिसिंग है। 18 करोड़ का कोई डिफरेंस आ रहा है। और 18 करोड़ का डिफरेंस सुन के मैंने कहा अरे भाई, मैं तो सस्पेंस पढ़ाता था, आज पहली दफा एर सस्पेंस एंड एरर्स लाइव देखने वाला हूँ, हाँ क्या चल रहा है। तो उनकी सीईओ ने कहा ठीक है, ये 18 करोड़ का है ना, आप इसको सस्पेंस करो, फिनिश करो, स्टेटमेंट्स को वाइंड अप करो, रिपोर्ट मुझे दें, मुझे रिपोर्ट पे साइन करके एजीएम में प्रेजेंट करनी है। अब वो एजीएम का प्रेशर था एक्चुअली, एनुअल जनरल मीटिंग का प्रेशर था, और तो उन्होंने कहा सस्पेंस कर दो। अब मैं वहां पे ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 18 करोड़ रुपए सस्पेंस, 18 करोड़ रुपए सस्पेंस। तो बाद में जब उनके स्टेटमेंट्स पब्लिश हुए, एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पब्लिश हो जाते हैं स्टेटमेंट, वेबसाइट पर आ जाते हैं। आई आई वेटेड फॉर इट, आई वॉज वेरी क्यूरियस। मैंने वो आईटी डिपार्टमेंट के बंदे को बिंग कर दिया था, क्या मुझे बताना कि एनुअल जनरल मीटिंग कब है, तो उसी ने बता दिया था 3 दिन में, 3 दिन बाद एजीएम है। 3 दिन बाद एजीएम है, और इनकी रिपोर्ट्स अभी तक रेडी नहीं हुई है, स्टेटमेंट्स, और डायरेक्टर रिपोर्ट पब्लिश भी नहीं हुई है। बहरहाल, तो 3 दिन बाद मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके उनके स्टेटमेंट्स निकाल लिए। तो था वहां पे सस्पेंस मौजूद था, वहां पे सस्पेंस मौजूद था, और नोट्स में मेंशन भी था सस्पेंस। बहरहाल, पता ये चला कि सर कई 100 अरब रुपए की कंपनी है, कई 100 अरब रुपए और कई अरबों रुपए का उस साल का रेवेन्यू है। उनको क्या, 18 करोड़ रुपए उनका डेली का सेल है सर। डेली उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा डेली का सेल है उनका। डेली का रेवेन्यू, उनका डेली का रेवेन्यू कोई 36-38 करोड़ रुपए का था, या उससे ज्यादा का ही था। बात ही खत्म हो गई सर। अब उधर एक चीज समझ आ गई कि उन्होंने ऑडिट इसलिए नहीं क्लेम किया, क्योंकि 18 करोड़ रुपए ढूंढने के लिए उन्हें इससे ज्यादा का ऑडिट कराना पड़ जाता, वो महंगा पड़ता, महंगा पड़ जाता। तो ऑडिट कराने के लिए भी आपको ये चेक करना होता है कि भाई क्या ऑडिट वर्थ इट है या नहीं है। और 2 लाख रुपए का नुकसान है, ऑडिट करा के 10 लाख रुपए दे दिए ऑडिटर को, क्या बेवकूफी है। ये पाकिस्तान में ये इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम है
टैक्स कलेक्ट करने के लिए टैक्स का खर्चा, टैक्स कलेक्ट करने के लिए टैक्स कलेक्शन एक्सपेंस। तो देयर वर कंट्रीज जिनका टैक्स कलेक्शन एक्सपेंस उनकी टैक्स कलेक्शन से ज्यादा होता था। वो सर पकड़ के बैठ गए कि इन्वेस्टमेंट तो 36 लाख का था, ये 37 लाख का नुकसान कैसे हो गया। तो ऑडिटर्स को ऑडिट कराने से पहले कंपनी को ये एनालाइज करना होता है कि क्या ऑडिट का रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा या नहीं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आई एम डैम श्योर दैट ऑडिट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बताएं भाई, इज देयर एनी क्वेश्चन?